तो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 101% ओरिजिनल पेपर है। इसमें शक करने वाली कोई बात ही नहीं है। और वैसे में आप लोग सभी छात्र जानते हैं कि इस चैनल पर जितना हम वीडियो अपलोड किए हैं आपके क्लास का पूरा ओरिजिनल पेपर ही आपको मिला होगा। एक भी फेक पेपर आप इस चैनल पर दिखा दीजिए तो हम मान जाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल 100% नहीं 101% ओरिजिनल है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा 100% सही उत्तर के साथ वीडियो को देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक में दिया हुआ है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति और मानवतावाद की स्थापना, ये सभी पुनर्जागरण के अर्थ हैं। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि फ्लोरेंस नगर किस देश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओटोमन तुर्क ने कुस्तुनिया को कब जीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी, 1453 ईस्वी में। ओटोमन तुर्क ने कुस्तुनिया को 1453 ईस्वी में जीत लिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया। मोनालिसा चित्र को किसने बनाया। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लियोनार्डो द विंची ने। देखेंगे वेनिस शहर कहाँ स्थित है। वेनिस शहर कहाँ स्थित है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली में। कहाँ पर, इटली में। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1660 में द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा द इटली पुस्तक की रचना किसने की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर ए, बर्कहार्ट ने, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। यहाँ मार्क देख रहे हैं दिसंबर 11th क्लास से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर का कोड दिया हुआ है 100% नहीं 101% गारंटी है। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 1341 में किसे रोम में राज कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रार्क, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन को देखेंगे। जोवानी पिको देला मिरांडोला किस देश के निवासी थे। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली के। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लेटो और अरस्तु किस देश के निवासी थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूनान के। प्लेटो और जो अरस्तु थे वो यूनान देश के निवासी थे। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मैकिया लेवी किस देश का निवासी था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इटली का। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जर्मनी का। यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर था वो जर्मनी का निवासी था। चलिए फिर आगे वाला 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इटली के नगरों का विकास क्यों हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शासन में व्यापारी और महाजनों का प्रभुत्व। फिर 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्लोरेंस में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1349 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुटेनबर्ग ने विभाज्य टाइप से बाइबिल का मुद्रण कब किया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1455 ईस्वी में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पादुआ और बोलोना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 13वीं सदी में। फिर 17 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कोलंबस कब अमेरिका पहुंचे। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1492 ईस्वी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वास्को डी गामा भारत के किस क्षेत्र में आया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द प्रिंस के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकियावेली, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाते, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंची ने, ठीक है। इस नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1508 में प्रार्थना रत्र हस्त नामक तुलिका चित्र किसने बनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ड्यूरर। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
चौसर ने। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 95 थीसिस की रचना किसने की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर है मार्टिन लूथर ने। इस नंबर क्वेश्चन में है कि 1582 में ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन किसने किया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर बी पोप ग्रेगरी 13वीं ने। ठीक है, चलिए फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेज की स्थापना कहाँ हुई, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेरिस। चलिए फिर आगे वाला 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि 1628 में रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विलियम हार्वे ने। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो इस जाएगा गैलीलियो ने। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेकेमेरोन किसकी कृति है, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बोकासियो ने। ठीक है, चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर में देखेंगे। गति और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसकी देन है, तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन में 1 से 10 तक क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 5 ही प्रश्नों का उत्तर आपको चुन करके देना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकारों एवं उनकी कृतियों के नाम लिखें। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 15वीं सदी में इटली के नगरों के पुनरुत्थान के 2 कारणों को लिखें। और 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मानवतावाद का क्या अर्थ है। पहले इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि छापखाने ने पुनर्जागरण में किस प्रकार की सहायता की। 8 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का विरोध क्यों किया। और 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि विलियम शेक्सपियर कौन थे और वे कहाँ के निवासी थे। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैकियावेली कौन थे, उनकी प्रमुख रचना क्या थी। हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, जिनमें से चुन करके किन्हीं 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि पुनर्जागरण ने यूरोप के कला एवं साहित्य को किस प्रकार प्रभावित किया, विवेचना करें। और 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोपरनिकसीय क्रांति पर प्रकाश डालें। और फिर 14 नंबर क्वेश्चन में पुनर्जागरण के कई ईसाई धर्म के अंतर्गत होने वाले वाद विवादों पर प्रकाश डालें। तो अब हम लोग लगातार उत्तर को देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकारों एवं उनकी कृतियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि पुनर्जागरण कालीन 2 प्रमुख चित्रकार और उनकी प्रसिद्ध कृतियां निम्नलिखित है। इसमें हम लोग पॉइंट बना के आगे लिखेंगे कि प्रमुख चित्रकार और उनकी कृतियां, और 1 नंबर में लिखेंगे लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची यानी मोनालिसा, यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है। ये जो मोनालिसा की पेंटिंग है, यह दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंगों में से जो एक रहस्यमय और आकर्षक मुस्कान वाली महिला का चित्रण करती है। ठीक है, फिर इसी क्वेश्चन में आगे हम लोग देखेंगे सिस्टीन चैपल की छत। यह एक विशाल और जटिल पेंटिंग है जो बाइबल की कहानियों को चित्रित करती है। डेविड, यह एक प्रसिद्ध मूर्ति है जो बाइबल के नायक डेविड को दर्शाती है, जो एक शक्तिशाली और सुंदर काम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर रहा। फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि 15वीं सदी में इटली के नगरों के पुनरुत्थान के 2 कारणों को लिखिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि 15वीं शताब्दी में इटली के नगरों के पुनर्जागरण के 2 प्रमुख कारण हैं, जिनमें पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे व्यापार और आर्थिक विकास। यानी इटली के नगरों में व्यापार और आर्थिक विकास की दरें बढ़ी, जिससे नई धनी वर्गों का उदय हुआ। जैसे ही इटली के नगरों में व्यापार और आर्थिक विकास की दर बढ़ी, तो इनसे अमीर नई धनी वर्गों का उदय होने लगा। ठीक है, और यह वर्ग कला, संस्कृति और शिक्षा के प्रति उदार था, जिससे पुनर्जागरण की भावना को बढ़ावा मिला। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, देखिए फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति का पुनराविष्कार। यानी इटली के नगरों में प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति के अवशेषों का पुनराविष्कार हुआ। इससे लोगों में अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रति गर्व और रुचि बढ़ी, की भावना को बढ़ावा मिला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानवतावाद का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मानवतावाद एक विचारधारा है जो मानव जीवन और मानव मूल्यों को महत्व देती है। इसका अर्थ है कि मानव जीवन की गरिमा, मानव अधिकारों और मानव समानता का सम्मान करे। ठीक है, मानवतावादी विचारधारा में मानव जीवन को केंद्र में रखकर विचार किया जाता है
और मानव जीवन की सार्थकता और मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि छापखाने ने पुनर्जागरण में किस प्रकार सहायता की। तो इसका उत्तर हम लोग देखेंगे कि छापखाने ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो छापखाना था उसने पुनर्जागरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले पुस्तकों और अन्य लिखित सामग्रियों को हाथ से लिखना पड़ता था, जो एक समय लेने वाली और श्रम साध्य प्रक्रिया थी। ठीक है, यानी जो हाथ से लिखने वाली सामग्री थी या पुस्तकें थी उसमें समय अधिक लग जाता था और बहुत ही कठिन कार्य था। छापखाने के आविष्कार ने इस प्रक्रिया को तेज और सस्ता बना दिया, और जैसे ही छापखाने का आविष्कार हुआ तो इस प्रक्रिया में लिखित सामग्रियों का व्यापक रूप से प्रसार होने लगा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च का विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि लूथर प्रारंभ में पोप का विरोध नहीं था। लूथर जो थे वो शुरुआती दौर में पोप का विरोध नहीं करते थे, परंतु 1517 ईस्वी में टेटजेल को सेंट पीटर गिरजा के निर्माण हेतु क्षमा पत्र बेचकर धन इकट्ठा करने की पोप की आज्ञा ने लूथर को चर्च विरोधी बना दिया। जैसे ही 1517 ईस्वी आई तो टेटजेल को सेंट पीटरबर्ग के गिरजाघर के निर्माण के लिए क्षमा पत्र को बेचकर धन इकट्ठा करने के लिए पोप ने आज्ञा दी। इसी कारण लूथर को चर्च विरोधी बना दिया। यही कारण था कि लूथर क्या हो गए, चर्च विरोधी बन गए। इसके विरोधों में विटनबर्ग के कैंसर प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को अपना विरोध पत्र द 95 थीसिस लटका दिया। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर 11 को देखेंगे, जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पुनर्जागरण एक सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था। जो पुनर्जागरण था वो सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन था, जो 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में हुआ। और यह आंदोलन 14वीं से 17वीं शताब्दी तक यूरोप में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति के ज्ञान और मूल्यों को पुनर्जीवित करना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ही था कि जो प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति के ज्ञान थे और उनके मूल्य जो थे उनको पुनर्जीवित यानी फिर से जीवित करना था। ठीक है, चलिए फिर इसमें आगे हम लोग लिखेंगे पुनर्जागरण की विशेषता। तो 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे कि प्राचीन संस्कृति का पुनर्आविष्कार, यानी पुनर्जागरण के दौरान लोगों ने प्राचीन ग्रीक और रोमन संस्कृति के ज्ञान और मूल्यों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और फिर दूसरा पॉइंट में लिखेंगे मानवतावाद, यानी पुनर्जागरण के दौरान मानवतावादी विचारधारा ने प्रमुखता प्राप्त की और जिसमें मानव जीवन और मानव मूल्यों को महत्व दे दिया। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पुनर्जागरण ने यूरोप के कला एवं साहित्य को किस प्रकार से प्रभावित किया, विवेचना करें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि पुनर्जागरण ने यूरोप के कला और साहित्य को गहराई से प्रभावित किया। जो पुनर्जागरण था वो यूरोप के कला और साहित्य को बहुत ही गहराई से प्रभावित किया। कुछ प्रमुख तरीके हैं जिनसे पुनर्जागरण ने कला और साहित्य को प्रभावित किया। इसमें आगे हम लोग और लिखेंगे कला में प्रभाव। ठीक है, तो 1 नंबर पॉइंट बना के लिखना है कि वास्तविकता और यथार्थवाद। पुनर्जागरण के कलाकारों ने वास्तविकता और यथार्थवाद को अपनाया, जिससे उनकी कलाकृति अधिक वास्तविक और जीवंत हो गई। ठीक है, चलिए फिर दूसरा पॉइंट में इसी क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे मानव शरीर का अध्ययन। यानी पुनर्जागरण के कलाकारों ने मानव शरीर का अध्ययन किया और इसकी सुंदरता को अपनी कलाकृतियों में प्रदर्शित किया। और फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे नई तकनीकों का विकास। पुनर्जागरण के दौरान नई तकनीकों का विकास हुआ, जैसे कि तेल चित्रकला और मूर्तिकला में नए नए तरीकों का विकास हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि कोपरनिकसीय क्रांति पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि कोपरनिकसीय क्रांति एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्रांति थी, जिसने मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। ठीक है, इस क्रांति का नाम पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखा गया। ठीक है, पुस्तक डी रेवोल्यूशनिबस ऑर्बियम कोलोएस्टियम में सूर्य केंद्रित और सौरमंडल की अवधारणा को प्रस्तुत की। ठीक है, चलिए फिर इसी क्वेश्चन में आगे हम लोग और लिखेंगे
इस क्रांति के मुख्य बिंदु पॉइंट बना के लिखेंगे। कोपरनिकसीय क्रांति एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्रांति थी जिसने मध्यकालीन यूरोप में विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की। इस क्रांति का नाम पोलिश खगोलशास्त्री निकोलस कोपरनिकस के नाम पर रखा गया।